हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले क्रम जिसमें श्रम मानक और उसके आगे की चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो श्रम मानक के बारे में हम देखते हैं। किसी आर्थिक कार्य में शामिल श्रमिकों को मिलने वाले पुरस्कारों या परिलब्धियों एवं उनके जीवन की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रबंधन के लिए कानून द्वारा स्थापित मानकों को श्रम मानक कहते हैं, है ना। इन्हें प्रायः दो भागों में बांटा जाता है ना। पहला कार्य की दशाओं से संबंधित मानक, दूसरा जीवन की दशाओं से संबंधित मानक। हरित मानक क्या होते हैं? व्यापार और उससे जुड़े उत्पादन कार्य के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रबंधन के लिए कानून द्वारा स्थापित मानक को हरित मानक कहते हैं। एसपीएस क्या होता है? विभिन्न प्रकार के आर्थिक कार्यों जैसे उत्पादन, व्यापार उपयोग की प्रक्रिया में स्वच्छता सुनिश्चित करने, विशेषकर पौधों के उत्पादन और उससे मिलने वाली अन्य वस्तुओं के उपभोग में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए जो कानूनी मानक स्थापित किए जाते हैं उसे एसपीएस मानक कहते हैं। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, इंटरनेशनल वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। दुनिया में अलग अलग महादेशों में स्थित देशों के बीच चलने वाले आर्थिक लेन देन के प्रबंधन के लिए अपनाई गई संधियों, स्थापित संस्थाओं और नीतियों की व्यापक संरचना को वैश्विक आर्थिक व्यवस्था कहते हैं। इसका उद्योग विकास हम 1600 से 1945 तक में देख सकते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कल का मैं थोड़ा रिवाइज भी करा देता हूँ इसमें। कल का रिवाइज भी चल रहा है इसमें। एमएफएम में मैंने बता दिया था कल आपको, क्षेत्रीय व्यापार समझौते भी बता दिए थे, है ना। ये पीटीए भी पढ़ा दिया था, है ना। सीए ये बता दिया था, ये बता दिया था। एमआरटीपी एक्ट पढ़ा दिया था। बुनियादी जो क्षेत्र वगैरह इसके बारे में बता दिया था। डब्ल्यूटीओ की स्थापना, इससे संबंधित चीज़ें हमने पढ़ ली थी। दोहा बैठक के बारे में पढ़ लिया था। हाँ, यहाँ से हमारा आगे था श्रम विषय, है ना, लेबर सब्जेक्ट्स के बारे में। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अन्य कारकों के साथ साथ श्रम का भी बुनियादी महत्व है। श्रमिकों के हितों की संरक्षण, है ना, श्रमिकों के हितों का संरक्षण उनके सामर्थ्य के विकास के लिए जरूरी है। श्रमिकों के सामर्थ्य अर्थात उत्पादकता में वृद्धि होने से विकास की गति तेज होती है। इसलिए दुनिया के कई देशों ने मिलकर 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई। विकसित देश ये दलील दे रहे थे कि श्रमिकों के हितों का बेहतर संरक्षण होने के कारण उनकी औसत श्रम लागत ऊंची हो जाती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कीमत स्पर्धा की शक्ति कम हो जाती है। दोहा बैठक में विकसित देशों द्वारा श्रम मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाकर विकासशील देशों की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही थी। विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत ने यह दलील रखी कि श्रम मानकों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए आईएलओ सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसलिए व्यापार के साथ श्रम विवाद को न जोड़ा जाए, क्योंकि इससे आईएलओ के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन होगा। बहुमत ने इस दलील को समर्थन दिया, इसलिए श्रम संकल्प पारित हुआ। इस कारण 2001 से डब्ल्यूटीओ की किसी भी बैठक में श्रम विवाद को शामिल नहीं किया जाता है। मतलब श्रम विवाद आईएलओ अब निपटाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखें एसएनडीटी, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इश्यू, विशेष या विशिष्ट और विभेदीकारक व्यवहार विषय। जीएडब्ल्यूटी 1994 में प्रशुल्क की दरों को कम करके एवं गैर प्रशुल्क अवरोधों को कम करके व्यापारिक उदारीकरण के विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। विकासशील देशों ने उदारीकरण के इस सामान्य नियम को मानते हुए इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यापारिक उदारीकरण के कारण विकासशील देशों के
बेरोजगार और गरीब लोगों को काफी नुकसान हो सकता है, विशेषकर उनकी खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा की स्थिति पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए विकासशील देशों ने ये मांग रखी कि गरीब और बेरोजगार समाज के हितों की रक्षा के लिए विशेष रूप से उनकी खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की विशिष्ट अनुमति मिलनी चाहिए तथा प्रतिबंध की मात्रा एवं अवधि गरीबी और बेरोजगारी के अनुपात में अलग अलग होनी चाहिए। बहुमत के समर्थन से ये प्रस्ताव पारित हो गया और GATT 1994 में एक उपनियम के रूप में अपना लिया गया। अब हम देखेंगे MAI मार्केट एक्सेस इश्यू, बाजार पहुंच विषय। व्यापारिक अवरोध को देखते हैं। सबसे पहले प्रशुल्क अवरोध और गैर प्रशुल्क अवरोध आते हैं इसके अंतर्गत। गैर प्रशुल्क में भी पुराने और नए में आएंगे श्रम मानक, हरित मानक, स्वच्छता और पौधे मानक स्वच्छता वाले SPA जिससे अपन बोलते हैं। बाजार प्रवेश विषय, विकासशील देशों ने विकसित देशों के समक्ष ये मांग रखी कि वो अपने बाजार को कृत्रिम तरीके से बंद न करें, विकासशील देशों की वस्तुओं को बाजार में पहुंचाने की अनुमति दी। विकासशील देश भी हरित मानकों तथा स्वच्छता एवं पौध स्वच्छता मानकों के प्रति संवेदनशील है, लेकिन उन्हें पूर्णतः अपनाने में जो समय लगना तय है उस समयावधि तक विकसित देश नरमी बरते। विकसित देशों के अड़ियल रुख के कारण इस विषय पर निर्णय नहीं हो सका, है ना। कौन से विषय? इन विषयों पर। अब देखते हैं हम कृषि समझौता, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। GATT के 1 से 7 तक इनका वर्णन है, ठीक है। कृषि सब्सिडी पर विवाद अक्सर बना रहता है ना। उत्पादन सब्सिडी, उपभोग सब्सिडी और गुणकारी सब्सिडी। उत्पादन सब्सिडी क्या होता है? उत्पादन कार्य को प्रोत्साहन करने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को उत्पादन सब्सिडी कहते हैं। उपभोग सब्सिडी, उपभोग कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को उपभोग सब्सिडी कहते हैं। गुणकारी सब्सिडी क्या होती है? मेरिट सब्सिडी, जिस सब्सिडी से लक्षित कार्य एवं व्यक्ति या समूह के साथ साथ अन्य कारक तथा व्यक्ति या समूह भी लाभान्वित होते हैं, उसे गुणकारी सब्सिडी कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस सब्सिडी से व्यापक जनहित सुरक्षित होता है उसे गुणकारी सब्सिडी कहते हैं। जैसे यूरिया पर सब्सिडी देने से कृषि कार्य एवं कृषक को प्रत्यक्ष लाभ मिलता है, लेकिन साथ में कृषि आधारित उद्योग और निर्यात को तेजी प्राप्त होती है और गैर कृषि समाज को पर्याप्त मात्रा में उचित अनाज मिलता है, अर्थात खाद्य सुरक्षा मिलती है। गैर गुणकारी सब्सिडी क्या होती है? जिस सब्सिडी से लक्षित कार्य और समाज को लाभ मिले या ना मिले, लेकिन अन्य कार्यों और समाज के अन्य हिस्सों पर बुरा असर पड़े, उसे गैर गुणकारी सब्सिडी कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस सब्सिडी से व्यापक जनहित को ठेस पहुंचे उसे गैर गुणकारी सब्सिडी कहते हैं। सरकारी खजाने पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर सब्सिडी 2 प्रकार की होती है। पहली प्रकट सब्सिडी, जिसे एक्सप्लिसिट सब्सिडी बोलते हैं, जिस सब्सिडी के कारण सरकारी खजाने से होने वाला व्यय बढ़ जाए उसे प्रकट सब्सिडी कहते हैं। जैसे यूरिया को कम दाम पर अगर हम देते हैं तो सरकारी खजाने का व्यय बढ़ जाएगा। अप्रकट सब्सिडी क्या होता है? इम्प्लिसिट, जिस सब्सिडी के कारण सरकारी खजाने से व्यय तो ना बढ़े लेकिन खजाने की प्राप्तियां कम हो जाए, है ना, खजाना ही कम प्राप्त हो, तो उसे अप्रकट सब्सिडी कहते हैं। जैसे रेवेन्यू फॉरगोन। पिछले 7 से 8 वर्षों में अमेरिकी विशेषज्ञ अप्रकट सब्सिडी को कर व्यय, टैक्स एक्सपेंडिचर कह रहे हैं। देखा देखी भारत में भी कुछ लोग इसे कर व्यय कहने लग गए हैं। लाभार्थी तक सब्सिडी पहुंचाने की शैली के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती प्रत्यक्ष सब्सिडी, यदि लक्षित कार्य करने वाले व्यक्ति या समूह को ही प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी दे दी जाए तो इसे प्रत्यक्ष सब्सिडी कहते हैं, जैसे वृद्धा पेंशन। दूसरा आता है अप्रत्यक्ष या परोक्ष सब्सिडी, यदि लक्षित कार्य की सहायता के लिए वांछित वस्तु और सेवा उत्पादों को सब्सिडी दी जाए ताकि अंततः उसका लाभ लक्षित कार्य करने वालों को मिल जाए, तो उसे अप्रत्यक्ष सब्सिडी कहते हैं, इनडायरेक्ट सब्सिडी कहते हैं। अप्रत्यक्ष सब्सिडी में चलने वाली अनियमितताओं से बचने के लिए प्रत्यक्ष नकद अंतरण, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का उपयोग बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसकी भी अलग चुनौतियां हैं।
अब हम देखेंगे कृषि सब्सिडियाँ, है ना। इसमें आता है हरी डब्बा, पीला डब्बा और नीला डब्बा, है ना। ये जो बॉक्सेस होते हैं WTO के, उनके बारे में। WTO में कृषि सब्सिडी को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है ग्रीन बॉक्स, सब्सिडी की जितनी मात्रा में कृषि व्यापार प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और इस कारण जिसे कृषि समझौतों में स्वीकार कर लिया गया है उसे हरी डिब्बा सब्सिडी कहते हैं। जैसे विकासशील देशों के लिए लागत का 10% और विकसित देशों के लिए 5% ग्रीन बॉक्स माना जाता है ना। इतना परसेंट अगर ये करते हैं तो। पीला बॉक्स क्या होता है? एम्बर बॉक्स, जिस कृषि सब्सिडी से कृषि व्यापार पर विकृतिकारक असर पड़ रहा है और इसलिए जिसे रोकने का निर्देश दिया गया है उसे पीला डब्बा सब्सिडी कहते हैं। ब्लू बॉक्स क्या होता है? नीला डब्बा, ऐसी कृषि सब्सिडी जिसकी वास्तविक मात्रा मान्य सीमा से अधिक दिखती है लेकिन संबद्ध देश की सरकार उसकी तार्किकता को सत्यापित करने का दावा करती है, लेकिन अन्य सदस्य देश उस देश की दलीलों से पूर्णतः सहमत नहीं है। अर्थात जिस सब्सिडी पर सदस्य देशों में विवाद है उसे ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहते हैं, है ना। तो ये दोहा बैठक में ये सब चीज़ों का विकास हुआ था, है ना। मतलब वो G20, फिर फेमा 1999 में फेमा आया, फिर 2000 में ACZ आ गया, है ना। फिर AEZ आ गया, है ना। ये जोन्स है, इकोनॉमी जोन्स। जुलाई 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति आई। फिर कानकुन बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ और वार्ता में गतिरोध उत्पन्न हो गया। इस गतिरोध को दूर करने के लिए 5 देशों का एक समूह बनाया गया है ना। कौन कौन से? USA, ब्राज़ील, UK, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों का समूह बनाया गया। 13 दिसंबर 2003 को इनमें वार्ता शुरू हुई और 31 जुलाई 2004 को इनमें सहमति विकसित हो गई। जुलाई फ्रेमवर्क समझौता क्या होता है? जेनेवा फ्रेमवर्क समझौता भी इसको बोलते हैं। इस समझौते का मूल प्रावधान ये था कि आगामी हांगकांग बैठक में सभी बकाया विषयों के साथ साथ क्रियान्वयन की समय सारणी विकसित की जाएगी, है ना। कृषि बाजार पहुंच, एग्रीकल्चर मार्केट एसेस, AMA बोलते हैं जिसे, की समय सारणी तथा गैर कृषि बाजार पहुंच, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एसेस, समय सारणी विकसित करने के लिए अलग अलग चर्चाओं का आयोजन किया जाएगा, है ना। 31 अगस्त 2004 को विदेश व्यापार नीति 2004 से बनी थी, पहली नीति थी। फिर, है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी बनी थी 2002 से 2007 तक। विश्व व्यापार में हिस्सेदारी भारत की कितनी? 0.75 से बढ़कर 1.5 पर करेंगे, ऐसा उन्होंने प्लान किया था। व्यापार को रोजगार का विस्तार का इंजन बनाएंगे। कृषि एवं प्रसंस्करण उद्योगों पर बल दिया जाएगा। हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। चमड़े एवं चमड़े से बनी वस्तुओं पर बल दिया जाएगा। आभूषण और रत्न, है ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 में आया था, है ना। तो ये सब छोटे छोटे विषय, इनको आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं ना। इसमें एक ब्रीफ पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है। जो हांगकांग संकट आया था 2005 में, है ना। अप्रैल 2006 में 6 तक सभी देश कच्ची, है ना, जिसे ड्राफ्ट बोलते हैं, समय सारणी जमा कर दे ताकि सितंबर 2006 तक अंतिम समय सारणी बनाई जा सके। इस तरह के भी प्रावधान आए थे। 2006 में संरक्षणवाद के नारे लगने लगे, है ना। डीकम्पलिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम वेस्ट, इससे ऐसा बोला जाने लगा, है ना। फिर बाली बैठक हुई, बाली, है ना, बाली पैकेट आया। इसमें खाद्य सुरक्षा, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, है ना, इसमें किए गए, है ना। TFA जिसे बोलते हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। फिर नैरोबी पैकेज आया 2013 में। इसमें क्या हुआ? वस्तु आयात और सेवा आयात पर विशेष रियायत दी गई। 2015 में पेरिस समझौता हुआ, ये काफ़ी प्रसिद्ध था, बराक ओबामा के समय हुआ था। 2017 में ब्लूनर्स आयर्स में मछली व्यापार पर चर्चा हुई, ठीक है। फिर विदेशी व्यापार की रणनीति बनी भारत में 1991 तक आयात प्रतिस्थापन, है ना, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और 1991 के बाद निर्यात को प्रोत्साहन मिला, एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ावा मिला, है ना। इसके तहत भारत ने बहुत सारी नीतियों का खाका तैयार किया। 2006 में ग्लोबल मार्च फॉर इंडियन कंपनीज हुआ। बेरोजगारी और गरीबी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो बेरोजगारी क्या होती है? सबसे पहले मजदूरी के प्रचलित स्तर पर कार्य करने को तत्पर होते हुए भी रोजगार से वंचित व्यक्ति की स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं।
अलग अलग मानकों के आधार पर बेरोजगारी का वर्गीकरण किया जाता है। मूल कारण के आधार पर बेरोजगारी दो प्रकार की होती है। पहला, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चर, कार्य ढूंढने वाले के कौशल अभाव अथवा उत्पादन संस्थाओं के अभाव या उनकी पुरातन संरचना के कारण व्याप्त बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ये मुख्यतः अल्प विकसित देशों या कुछ हद तक विकासशील देशों में पाई जाती है। विकासशील देशों में भी अल्प विकसित इलाकों में ये देखी जाती है ना, भारत में भी ये पाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा चक्रीय बेरोजगारी। मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ने से, अर्थात या तो आपूर्ति अतिरेक अथवा मांग में गिरावट से उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ये मुख्यतः विकसित देशों तथा विकासशील देशों के महानगरों में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? ये एक प्रकार का चक्रीय बेरोजगारी है जो मौसम में परिवर्तन के कारण, मांग में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। अगर मौसम बदल गया तो लोगों की मांग बदल जाती है। जैसे गर्मी के सीजन में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की ज़्यादा मांग रहती है और ठंड में कम रहती है। ठंड में चाय की डिमांड बढ़ जाती है। इस तरह से घर्षण बेरोजगारी क्या होती है? ये भी एक प्रकार की चक्रीय बेरोजगारी होती है जो संस्थागत परिवर्तन या सुधार की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है। स्वरूप के आधार पर बेरोजगारी दो प्रकार की होती है ना। पहली होती है खुली बेरोजगारी। यदि एक व्यक्ति किसी भी उत्पादन कार्य में शामिल नहीं है और इस कारण उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य है तो उस स्थिति को खुली बेरोजगारी कहते हैं। ये शहरों में दिखती है। छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? यदि एक व्यक्ति किसी उत्पादन कार्य में शामिल तो हो लेकिन उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य हो तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ये समस्या कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण अंचल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन कुछ हद तक व्यापार में, असंगठित परिवहन, असंगठित निर्माण कार्यों और कुछ सरकारी कार्यालयों में भी पाई जाती है। कार्य करने की इच्छा के आधार पर बेरोजगारी दो प्रकार की होती है। पहला, ऐच्छिक बेरोजगारी। यदि मजदूरी के वर्तमान स्तर पर कार्य करने की इच्छा के अभाव के कारण एक व्यक्ति बेरोजगार है तो माना जाता है कि स्वेच्छा से बेरोजगार है। इस स्थिति को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा, अनैच्छिक बेरोजगारी। यदि मजदूरी की वर्तमान स्तर पर कार्य करने की इच्छा होते हुए भी अवसर के अभाव के कारण उत्पन्न स्थिति को अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अवधि के आधार पर बेरोजगारी दो प्रकार की होती है। अर्ध बेरोजगारी, ये क्या होती है? यदि एक व्यक्ति को औसतन प्रतिदिन 1 घंटा से अधिक समय का लेकिन 4 घंटे से कम समय का काम मिल पाता है तो उसकी स्थिति को अर्ध बेरोजगारी कहते हैं। पूर्ण बेरोजगारी क्या होता है? यदि एक व्यक्ति को कोई काम ही नहीं मिल पाता है या मिलता भी है तो औसतन 1 घंटा से कम समय का मिलता है तो उस स्थिति को पूर्ण बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा कुछ शब्दावली को देख लेते हैं जनसंख्या के संदर्भ में। कार्यशील आयु की कितनी मानी जाती है? 15 से 59 वर्ष तक, है ना। और गैर कार्यशील जनसंख्या कौन मानी जाएगी? बाल जनसंख्या, जो 0 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं जो, और बुजुर्ग जो 60 वर्ष से जो अधिक वाले होते हैं। अब कार्यशील में भी एक होती है श्रम शक्ति या श्रम बल और एक होती है गैर श्रम शक्ति जो ऐच्छिक बेरोजगार वगैरह होते हैं ना, हम नहीं करना चाहते हैं जॉब वगैरह, वो है ना, जैसे लेबर फोर्स बोलते हैं ना। अब लेबर फोर्स में भी आता है एक कार्य बल जैसे वर्क फोर्स बोलते हैं और एक में आता है बेकार्य बल या बेरोजगार बल या अनैच्छिक रोजगार, इस तरह से, है ना। और नॉन लेबर फोर्स में कौन आते हैं? महिलाएं, विद्यार्थी, संत, भिखारी, ये जो मतलब किसी तरह का कार्य नहीं करते हैं वो। ठीक, इन सब की मैं अभी डिटेल बता देता हूँ। निर्भरता अनुपात भी, अगर टोटल जनसंख्या में से कार्यबल को घटा देते हैं डिवाइड बाय जनसंख्या तो इससे निर्भरता अनुपात आ जाता है, डिपेंडेंसी रेशियो। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, है ना, यह भी इनकी परिभाषा आएगी, मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक, अब बेरोजगारी की परिभाषा, वर्गीकरण ये कर दिया। अब कारण क्या क्या हो सकते हैं बेरोजगारी का? कारण क्या क्या? उत्पादन संस्थाओं का अभाव और पिछलापन, मांग में कमी, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, कौशल का अभाव, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर है। नीतिगत दिशाहीनता, गलत तरीकों का चयन, श्रम गहन तकनीक के स्थान पर पूंजी गहन तकनीक का चयन, इस तरीके से, है ना, और कुछ अन्य। समाधान कैसे कर सकते हैं हम? समाधान दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो स्थायी उन्मूलन और एक स्थायी निवारण, है ना। एक तो परमानेंट, एक टेम्परेरी। परमानेंट में क्या होता है?
जनसंख्या स्थिरीकरण किया जाए, कौशल विकास किया जाए, शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, उत्पादन क्षेत्र का संस्थागत विस्तार हो, श्रम गहन उत्पादन क्षेत्र और तकनीक को वरीयता दी जाए, संस्थागत विस्तार की प्रक्रिया को देश के सभी भौगोलिक अंचलों से जोड़ा जाए, मतलब इस तरह से है ना। एलिवेशन कैसे करते हैं? बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन और इस प्रक्रिया में बेरोजगार व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लक्षित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम चलाने जाने चाहिए, है ना। इस तरीके से हमको मतलब बेरोजगारी को कम करने के प्रयासों पर बल प्रदान करना चाहिए। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP। 15 अगस्त 2008 को इसकी घोषणा हुई। ये स्वरोजगार कार्यक्रम में और अखिल भारतीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग कार्यालय, है ना, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज के द्वारा इसके क्रियान्वयन का समन्वय किया जाता है, अर्थात KVIC नोडल एजेंसी है। जिला स्तर पर क्रियान्वयन के रूप में जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर की प्राथमिक भूमिका होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिला उद्योग केंद्र द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों से आवेदन मंगाया जाता है। पात्रता परीक्षण के बाद सूक्ष्म उद्योग की स्थापना के लिए बैंक के माध्यम से ऋण दिलाया जाता है, जिसका 1/3 अंश सब्सिडी घोषित हो जाता है। सूक्ष्म उद्यम द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन में KVIC सहयोग देता है। मनरेगा को देख लेते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2004 में गठित राष्ट्रीय असंगठित उद्यम आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ने 2005 में निर्धनता और गरीबी से पीड़ित 200 जिलों की पहचान की, जिनमें से 150 जिलों में 2/3 से अधिक आबादी निर्धन थी तथा शेष 50 जिलों में आधे से अधिक आबादी निर्धन थी। आयोग ने इन्हीं निर्धन व्यक्तियों की आय में वृद्धि करने के लिए एक लक्षित रोजगार कार्यक्रम बनाने और लागू करने की सिफारिश की एवं इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों एवं उद्यमियों की सामाजिक सुरक्षा और व्यवस्था में सुधार के लिए एक कानून बनाने की सिफारिश की। असंगठित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में बना और 2009 में इसका क्रियान्वयन हुआ, है ना। इस तरह से पूरा विकास हुआ है ना। 2008 में सभी ग्रामीण जिलों में इसको लागू कर दिया गया है। ग्रामीण श्रम बाजार को हम इस मैप के थ्रू, मतलब इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं, ना। NREGA की क्या क्या लाभ है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके क्या लाभ है? ग्रामीण श्रम बाजार में रोजगार के अवसरों की संख्या और गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ है, जिससे बेरोजगारी कम हुई। महिलाओं की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित होने से मजदूरी परिवार के सभी सदस्यों को, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को अतिरिक्त लाभ हुए हैं। चूंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से सूक्ष्म बुनियादी ढांचा के विकास पर बल दिया गया है, इसलिए ग्रामीण आर्थिक क्रियाकलाप, विशेषकर कृषि कार्य की प्रगति दर तेज हुई। क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से 2006 में न्यूनतम मजदूरी 60 रुपये, 2007 में 80 रुपये, 2008 में 100 रुपये तय किए गए, इसलिए ग्रामीण मजदूरों की आय वृद्धि दर देश की प्रति व्यक्ति आय दर की तुलना में अधिक हुई। इससे विषमता में कमी आई। ग्रामीण मजदूर वर्ग की आय बढ़ने और परोक्ष रूप से कृषकों की भी आय बढ़ने के कारण ग्रामीण उपभोग में तेजी से वृद्धि हुई। ग्रामीण व्यापार में वृद्धि और देश की कंपनियों का ध्यान ग्रामीण बाजार की ओर आकर्षित हुआ है। ग्रामीण परिवेश में कार्य की दशा में सुधार के कारण गांव से शहर की ओर पलायन की प्रवृत्ति श्रमिकों में कम हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम घोषित करते हुए इसकी प्रशंसा की। इस कार्यक्रम के कारण ग्रामीण श्रम बाजार में स्थायी प्रभाव वाला संस्थागत सुधार हो गया है। मजदूर वर्ग के सौदों की शर्त सुधर गई, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पॉइंट भी है, वो देख लेते हैं। केंद्र द्वारा आवंटित संसाधनों का रिसाव होने की शिकायतें मिलती रहती है। श्रमिकों और नियोजकों के बीच तनाव बढ़ने की भी शिकायतें मिली है। श्रमिकों की कार्यकुशलता में गिरावट और दायित्व बोझ में कमी की शिकायतें भी मिली है। सरकार ने लक्ष्य रखा था कि एक मजदूर को प्रतिवर्ष 100 कार्य दिवस उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से औसतन 35 से 40 कार्य दिवस ही उपलब्ध हो रहा है ना। अब देखो पेशेगत संरचना, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का अगर देखें तो 2011 में 49% कृषि क्षेत्र में
उद्योग में 24% है और 27% के लगभग सेवा में। जबकि 1972-73 में कृषि में 74% थे, उद्योग में 11% थे और सेवा में 15% थे। तो हमने मतलब कृषि क्षेत्र से लोगों को काफ़ी निकाला है, लेकिन अभी भी ये एक जटिल बना हुआ है कि 49% इसमें अभी भी संलग्न है। अब हम देखेंगे गरीबी। पहले जानेंगे परिभाषा क्या है ना, प्रकार और लक्षण क्या है इसके, गरीबी क्यों है, मतलब कारण देखेंगे, इसके फिर समाधान देखेंगे और गरीबी आकलन की विधियों को जानेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधनों के अभाव को गरीबी कहते हैं, है ना। मतलब रोटी, कपड़ा और मकान अगर नहीं है, जो बुनियादी चीज़ें रहती हैं, तो आप गरीब हैं। गरीबी के प्रकार क्या है, विशेषज्ञ समिति को दो भागों में बांटकर देखते हैं। एक होती है परम, जिसे निरपेक्ष गरीबी बोलते हैं। मानव की बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधनों की न्यूनतम संभव मात्रा के अभाव को परम गरीबी कहते हैं। अर्थात न्यूनतम आवश्यकताएं दृष्टिकोण, मिनिमम नीड अप्रोच के आधार पर चिन्हित गरीबों को परम गरीब कहते हैं, है ना, जिनके पास भोजन, बुनियादी वस्त्र वगैरह नहीं होते। दूसरा आता है सापेक्ष गरीबी। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय या औसत आय की तुलना में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के आय के अभाव को उस व्यक्ति या समूह को सापेक्ष गरीबी कहते हैं, है ना। मतलब सापेक्ष रूप से सापेक्ष गरीबियों का उपयोग आर्थिक विषमता की समस्या के विश्लेषण के लिए किया जाता है। परम गरीबी का पूर्ण उन्मूलन संभव है, लेकिन सापेक्ष गरीबी को सिर्फ कम किया जा सकता है, पूर्ण उन्मूलन संभव नहीं है। सरकार का प्रथम नीतिगत उद्देश्य परम गरीबी का उन्मूलन है और द्वितीय उद्देश्य यथासंभव सापेक्ष गरीबी को कम करना है। अब हम देखेंगे गरीबी क्यों है ना। तो क्या है, एक गरीबी का दुष्चक्र में इंसान फंस जाता है। निम्न आय रहेगी तो निम्न उपभोग करेगा, निम्न बचत करेगा, निम्न निवेश करेगा, फिर निम्न आय वृद्धि रहेगी। इस तरह से चक्र बना रहता है ना। संसाधनों का अभाव होता है, परिसंपत्ति अभाव होता है ना, भौतिक, वित्तीय, बौद्धिक, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इस तरह से गरीबी को बढ़ावा मिलता है। रोजगार का अभाव होता है ना, व्यक्तियों में नशाखोरी, बीमारी और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती कीमत, शिक्षा का कारोबारीकरण, है ना। तो इसका समाधान आप कैसे निकाल सकते हैं, एक तो होता है स्थायी उन्मूलन और एक होता है अस्थायी निवारण, है ना। तो ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। किस तरह से आप भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, इन सबको कर सकते हैं, तो काफ़ी एक दूसरे से संलग्न होते हैं। अब हम देखते हैं गरीबी आकलन की विधियाँ, गरीबी को कैसे आकलित किया जाता है। तो सबसे पहले 1872 में पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रेट इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने गरीबी के आकलन का प्रयास किया था। फिर 1971 में डांडेकर और रथ ने पहला वैज्ञानिक आकलन किया था। इन्होंने क्या बताया था, भोजन से ग्रामीण व्यक्ति को 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है तो वो गरीब नहीं है। मतलब 2400 किलो कैलोरी अगर मिल रही है या उससे अधिक मिल रही है तो वो गरीब नहीं है, अगर इससे कम है तो वो गरीब है। शहरी व्यक्ति को अगर 2100 किलो कैलोरी मिल रही है तो वो गरीब नहीं है। इन्होंने फिर एक BPL लिस्ट भी दी, बिलो पॉवर्टी लाइन लिस्ट दी, किन्ने, डांडेकर और रथ ने। फिर उन्होंने पूरी डिटेल दी है, फैक्चुअल डाटा, आप इनको PDF डाउनलोड करके चीज़ें समझ सकते हैं। इस तरीके से गरीबी की मौद्रिक गरीबी रेखा उन्होंने बताई 37.5 रुपये, है ना। शहर में 30 रुपये बताई, है ना, 1 kg, है ना। महंगाई बढ़ने से गरीबी बढ़ती है। फिर गरीबी की मौद्रिक परिभाषा आई, है ना। अगर एक गृहस्थ में 5 व्यक्ति है तो उस हिसाब से 17,500 वार्षिक आय से अगर कम है तो उन्हें गरीब माना गया। फिर 1973-74 में फर्स्ट आकलन गरीबी का आया, है ना। इस तरह से आकलन किया गया। फिर कुछ साल तक इसमें कुछ ज़्यादा विकास नहीं देखा गया। फिर 1993 में लकड़ावाला समिति आई। इस समिति ने क्या कहा, इस समिति ने गरीबी आकलन की वर्तमान विधि की कमियों को रेखांकित किया, जो मुख्यतः निम्न थी। क्या थी, गरीबी की पहचान के लिए आय सर्वेक्षण का तरीका भ्रामक हो सकता है। गरीबी की मौद्रिक परिभाषा के वर्ष दर वर्ष नवीनीकरण के लिए थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर का उपयोग यथार्थपरक नहीं है। खुदरा मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गरीबी की मौद्रिक परिभाषा का वार्षिक नवीनीकरण होना चाहिए।
पूरे देश के लिए तथा देश के ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के अंचलों के लिए एक ही परिभाषा का उपयोग यथार्थपरक नहीं है। अतः लकड़ावाला समिति ने इन कमियों को दूर करने के लिए निम्न सिफारिशें की। गरीबों की पहचान के लिए आय विधि के स्थान पर उपभोग व्यय विधि को अपनाया जाए, है ना। इसकी क्या, इस सिफारिश को मान लिया गया और 1993-94 का सर्वेक्षण उपभोग विधि पर ही कराया गया। गरीबी की परिभाषा के वार्षिक नवीनीकरण के लिए WPI के स्थान पर CPI अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार आकलित महंगाई दर के आधार पर उपयोग शुरू करने की संस्थागत तैयारी की जाए, है ना। मतलब WPI की जगह CPI की सिफारिश की। तो इसका क्या हुआ, इसे तत्काल प्रभाव से लागू तो नहीं किया गया, लेकिन तैयारी शुरू कर दी गई। गरीबी की परिभाषा को अधिक यथार्थपरक बनाने के लिए राज्य स्तरीय ग्रामीण और राज्य स्तरीय शहरी गरीबी की परिभाषाएं विकसित करने में चर्चा और विमर्श शुरू करें। तो इस पर क्या हुआ, इस सिफारिश को भी तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया गया, लेकिन आगे चलकर वित्त आयोग ने एवं रघुराम राजन समिति ने इसे इस तरह की राज्य स्तरीय परिभाषाएं विकसित की और इस तरह परिभाषाएं प्रकाशित होने के बाद राष्ट्रीय चर्चा चल पड़ी, है ना। फिर आगे और भी विकास हुआ 1973, 74, 78, 83, 88 आय विधि के आधार पर, उपभोग विधि के आधार पर 1993, 99, 2000, 2004, 2005 में किया गया। वर्ष 2005 में गरीबी के आकलन व विधि में सुधार की सिफारिश आमंत्रित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पद पर सुरेश तेंदुलकर की नियुक्ति की गई। 2009 में तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें निम्न सिफारिशें थी। क्या क्या थी, गरीबी की मौद्रिक परिभाषा के वार्षिक नवीनीकरण के लिए खुदरा मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाए, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI की संरचना का नवीनीकरण किया जाए और 2010 को आधार वर्ष के रूप में अपनाया जाए। नए CPI के आधार पर ही राज्य स्तरीय ग्रामीण गरीबी और शहरी गरीबी की परिभाषाएं विकसित की जाए, है ना। इस तरह का उन्होंने डेटा बताया और एनालिसिस किया। फिर तेंदुलकर द्वारा सुझाई गई आकलन की नई विधि के आधार पर 2011-12 में गरीबी का सर्वेक्षण किया गया। अब खाद्य सुरक्षा और जन वितरण प्रणाली को हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।